पीजी 2023 है, सॉरी माफी चाहूंगा 2025, उसमें कलाम एकेडमी ने जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है उसका माइनर टेस्ट 4 होगा आज। ये कुल मिला के और 18 पेपर की एक टेस्ट सीरीज है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज पूर्ण कर लेते हैं और मनोयोग पूर्वक के सारी बुकलेट्स कंप्लीट कर लेते हैं, जो नोट्स हैं और जिनके साथ एमसीक्यूज भी लगे हैं, जिनको हम मॉड्यूल्स या बुकलेट्स बोलते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपके प्रवेश को कोई नहीं रोक सकता। पर ये नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स लें और पढ़े नहीं, फिर तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज उसी टेस्ट सीरीज श्रृंखला का मैं माइनर टेस्ट 4 है उसका आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। एक एक करके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी बुकलेट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं और ये आपके क्वेश्चन, आपके जो पेपर्स हैं, ये बाईलैंग्वेज है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो एक एक करके और इनकी शुरुआत करते हैं। होप्स से संबंधित नहीं है। अभी आपको होप्स के क्वेश्चन क्यों है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सीयूटी पीजी का पॉलिटिकल साइंस का जो पूरा सिलेबस है उसको हमने 9 भागों में बांट लिया। तो थिंकर से उनको एक एक करके ऐसे 9 पार्ट्स में बांट लिया है। तो इस बार होप्स का नंबर है कि होप्स से संबंधित नहीं है। ज्ञान का अंत शक्ति है, सही है। भौतिकवादी सुखवादी था। पेलोपोनेशियन वार होप्स ने लिखी थी? नहीं, पेलोपोनेशियन वार होप्स ने नहीं लिखी थी। पेलोपोनेशियन वार थ्यूसिडाइस ने लिखी थी। होप्स ने तो इसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, ग्रीक से। तो इसका ये सही नहीं है। बाकी महान रचना में 3 पुस्तकें शामिल है, डी सीवे, डी कॉर्पोरे और डी हार्मोनी, ये उसमें तीनों शामिल है। और फिर अगर एक रचना जिसको हम महान रचना या मैग्नम ओपस कहें तो वो लेवियाथन है। नॉट ट्रू रिलेटेड टू होप्स। तो पेलोपोनेशियन वार वाज रिटन बाय होप्स, नहीं, होप्स नहीं है, ये थ्यूसिडाइस थे। और इन्होंने पेलोपोनेशियन वार जो बुक लिखी, ये एथेंस और स्पार्टा यानी ईसा से लगभग 300 साल पहले एथेंस और स्पार्टा के मध्य विवाद हुआ था, युद्ध हुआ था। और ये युद्ध तब हुआ था जब प्लेटो पैदा हो गया था, उसके आसपास की बात है। उस टाइम ये पुस्तक लिखी गई थी, पेलोपोनेशियन वार। तो पेलोपोनेशियन वार एक प्रथम, जिसको हम यथार्थवाद का पिता बोलते हैं, थ्यूसिडाइस, उनके द्वारा लिखी गई है पेलोपोनेशियन वार। बाकी इसके बाकी स्टेटमेंट सही है। मैं और भय एक साथ पैदा हुए। Whose statement is and I and my fear have been born as twins, कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ भय पैदा हुआ। इसके 2 तात्पर्य है कि होप्स जब पैदा हो रहे थे उस टाइम ब्रिटेन में भय का माहौल था, और उसी भय के माहौल को उन्हें बाद में जीवन में भी देखा कि जब वो पैदा हुए उस टाइम स्पेन की जो नौसेना थी, अरबाड़ा, उसने ब्रिटेन के ऊपर हमला बोलने की योजना बना रखी थी। तो ब्रिटेन में भय का माहौल था। दूसरा, जब वो बड़े हुए थोड़े तो उस टाइम में ब्रिटेन में सिविल वार छिड़ गई, गृह युद्ध छिड़ गया, जिसको हम प्यूरिटन क्रांति बोलते हैं, प्यूरिटन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और ये रिवॉल्यूशन थी, ये राजतंत्रवादियों और जो लोकतंत्र या गणतंत्र समर्थक थे, गणतंत्र समर्थक, उनके बीच में हुई थी, जो राजा की शक्तियों को सीमित करना चाह रहे थे। और इस युद्ध में फिर राजा को मारा गया था, तात्कालिक ब्रिटिश राजा था। तो उस टाइम भी सिविल वार था। तो होब्स का ये कहना है कि इस जीवन में जो राज्य का निर्माण हुआ वो भय की वजह से हुआ। तो इस जीवन का जो भय है, मौत का भय है, ये साथ पैदा होते हैं। और ये मौत का भय ही है जो आदमी को सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवा के, सामाजिक अनुबंध करवा के, और फिर उसे राज्य बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड्स का प्रयोग करता है? रिजोल्यूटिव कंपोजिट होता है पहले किसी भी चीज को खोल देना, फिर उसको कंपोजिट कर देना, विश्लेषण करना, फिर संश्लेषण करना, और उसके बाद किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना। होब्स ऐसा ही करता है। होब्स इसी मेथड का प्रयोग करता है, रिजोल्यूटिव कंपोजिट का। ये
निष्कर्ष निकालने के यानी अध्ययन करने के तरीके हैं। होब्स को वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा जाता है। वाई, क्यों? वाई इज होब्स कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक पॉलिटिक्स? इसलिए कहा जाता है कि होब्स ने यांत्रिक भौतिकतावाद की नींव रखी। इसका तात्पर्य इस जीवन में जितनी भी गतियां हैं, जो भी ये विश्व है, ये मटेरियलिस्टिक विश्व है और ये मैकेनिकल रूप से गति करता है। इसमें जितने भी मोशन है वो मैकेनिकली है। मैकेनिकली का तात्पर्य है कोई ऐसी अदृश्य सत्ता, ईश्वर नहीं है जो इस संसार को चला रहा है, बल्कि ये जैसे घड़ी चलती है वैसे ही बाह्य प्रेरणाओं और दबाव से इस विश्व में गतियां होती है। इसी वजह से इसको साइंटिफिक पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है। होब्स को इसके भौतिकतावाद और मैकेनिज्म भौतिकतावाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद की वजह से इसको ये खुद कहता है कि मेरी राजनीति वैज्ञानिक राजनीति है, और ये कह के और वो अरस्तु के लिए मना कर देता है कि अरस्तु नहीं है राजनीति विज्ञान का पिता, उसमें विज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वो तो चलता चलता मैटर के साथ साथ फॉर्म की भी चर्चा करता है, शरीर के साथ साथ आत्मा की चर्चा करता है। जहां आत्मा आ जाती है वहां विज्ञान नहीं होता। हाँ, तो वो होब्स है, वो वर्तमान समय में अरस्तु का सबसे बड़ा आलोचक है, मतलब आधुनिक युग का। होब्स का राज्य कैसा राज्य है? जैविक नहीं है, प्राकृतिक भी नहीं है, नेचुरल नहीं है। राज्य धर्म के अधीन नहीं है। राज्य एक कृत्रिम व उपयोगी संस्था है। ये सही है कि जो होब्स का स्टेट है वो कैसा है? स्टेट इज एन आर्टिफिशियल एंड यूजफुल इंस्टीट्यूशंस। यूजफुल है कि ये लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करता है, लोगों का जीवन बचाता है। और ये आर्टिफिशियल है, इसका निर्माण किया गया है। जैसे हमने ये घड़ी बनाई है या फिर ये कोई मोबाइल, कंप्यूटर, ये कैमरा, ये ब्लैक बोर्ड बनाए हैं, वैसे आर्टिफिशियल है, स्वतः नहीं बनता। जो नेचुरल चीजें होती है वो तो स्वतः बनती है। तो जो अरस्तु है, प्लेटो है, वो तो कहते हैं कि राज्य का स्वाभाविक विकास होता है, स्वतः ही बनता है, प्राकृतिक रूप से वो नेचुरल इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन ये कहते नहीं आर्टिफिशियल है, ये लोगों ने अपने फायदे के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके और फिर बनाया है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस है। होब्स की प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या सही नहीं है, जो स्टेट ऑफ नेचर है होब्स की, उसके बारे में क्या सही नहीं है। देखिए, आप जब भी पेपर पढ़ें तो ये जरूर ध्यान रखें कि लास्ट में जरूर देखें है या नहीं है। आपके हाथ में अगर ऑनलाइन पेपर नहीं है और है भी तो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि लास्ट वाले जरूर चेक करें या है या नहीं है, या नोट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, संगत है या असंगत है, रिलेवेंट है, इररिलेवेंट है, ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे सब लास्ट में लिखे होते हैं, उनको ध्यान से देख लें आप। वरना हम क्या सही है, अब नहीं तो भूल गए हम, इसका मतलब क्वेश्चन ही चेंज हो गया बिल्कुल। तो आप क्वेश्चन को जब भी एग्जाम देने जाएं तो धैर्यपूर्वक पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें और लास्ट में जरूर देखें कि है से पहले क्या लिखा हुआ है। तो इसकी जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बिल्कुल काल्पनिक है। ये राज्य से पूर्व भी और समाज पूर्व भी है, यानी जो स्टेट ऑफ नेचर है, जब राज्य नहीं बना था, जब तक राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक हम जिस अवस्था में रह रहे थे उसको होब्स प्राकृतिक अवस्था बोलता है, या उसको इंग्लिश में स्टेट ऑफ नेचर बोलता है। तो वो कहता है ये जब तक नहीं हुआ था तब तक न तो राज्य भी नहीं बना था और समाज भी नहीं बना था। जीवन एकांकी, गरीब, छोटा और क्रूर और झगड़ालू था। इसमें समाज, संस्कृति, ज्ञान, कला और साहित्य का विकास हो चुका था, नहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस टाइम। तो ये गलत है। नहीं, प्राकृतिक अवस्था थी, वो छोटी, क्रूर थी और किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। न तो अर्थ का हुआ था, न अर्थव्यवस्था बनी थी, न बाजार था, न संस्कृति, ज्ञान, कला, कुछ नहीं डेवलप हुआ था। ये तब होते हैं जब किसी देश में शांति आती है, और शांति तब आती है जब राज्य बनता है, और राज्य तब बनता है जब प्राकृतिक अवस्था जाती है, हम फिर सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद स्टेट बनता है, यानी कॉमनवेल्थ बनता है। होब्स किसका समर्थक है? लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र या कल्याणकारी राजतंत्र? होब्स इज सपोर्टर ऑफ विच? डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की या वेलफेयर मोनार्की? नहीं, ये होब्स है ये एब्सोल्यूट मोनार्की का, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है। क्योंकि जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। जीवन का अधिकार तभी बचेगा जब एक लेवियाथन को अत्यंत शक्तियां दी जाएगी, तभी लोग डर की वजह से एक दूसरे को नहीं मारेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर हमने एक दूसरे को मारा तो हमें लेवियाथन मारेगा, वो दंड देगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ये लोक की है, होब्स की नहीं। होब्स की एब्सोल्यूट मोनार्की है। संवैधानिक राजतंत्र है, ये लोक का है।
इससे लिमिटेड गवर्नमेंट या सीमित सरकार पैदा होती है, ये भी एक क्वेश्चन है, लिमिटेड गवर्नमेंट। और जो एब्सोल्यूट है वो होब्स का है। होब्स के विचारों का दार्शनिक आधार क्या है? व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेसिक ऑफ होब्स आइडियाज? तो होब्स के आइडियाज का जो है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल इगोइज्म है। इसकी फिलोसफी का तात्पर्य यह कि इस संसार में गति क्यों होती है। तो देखिए, गतियों के लिए हमारे पास ये विवाद है, कुछ कहते हैं शरीर स्वतः गति करते हैं, कुछ कहते हैं आत्मा की वजह से गति करते हैं। होब्स का यह कहना है कि शरीर में जो भी गतियां होती है वो मनोवैज्ञानिक दबावों की वजह से होती है। हम दूसरों के पास हथियार देखते हैं तो हमारी हथियार लेने की इच्छा होती है, दूसरे के पास बड़ी गाड़ी देखते हैं तो हमारी गाड़ी लेने की इच्छा होती है, दूसरे के पास सुंदर घर देखते हैं तो हमारा घर लेने की इच्छा होती है। यानी आपको दूसरे की चीजें आपके मनोविज्ञान पे दबाव डालती है, फिर आप उनके लिए संघर्ष करते हैं और उससे फिर गतियां बढ़ती है। तो दिमाग में जो कुछ पैदा होता है हम उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, और ये एक मनोवैज्ञानिक गति है। तो इसका जो साइकोलॉजिकल इगोइज्म है ये है इसका मेन जो फिलोसॉफिकल बेस है इसका, होब्स का मनोवैज्ञानिक अहमवाद। 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, ये पुस्तक है, एक फ्रेंच थिंकर था जीन बोंदा या जियां बोंदा कहते हैं इसको, जियां बोंदा। ये फ्रांस के थे और इनको अपन फादर ऑफ सॉवरेनिटी बोलते हैं। फादर ऑफ सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का पिता बोलते हैं। तो ये जियां बोंदा है, 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, इनकी पुस्तक है जियां बोंदा की। वेस्टफैलिया संधि के संबंध में सही नहीं है। पहले तो मैं वेस्टफैलिया संधि के बारे में बता दूं, ये वेस्टफैलिया संधि हुई थी 1648 में। और जो वेस्टफैलिया संधि, उस टाइम धार्मिक युद्ध हो रहे थे, यूरोप के अधिकांश देश आपस में लड़ रहे थे और मूल युद्ध था, ये धार्मिक युद्ध था। एक तरफ कैथोलिक हो रखे थे, एक तरफ प्रोटेस्टेंट हो रखे थे। कैथोलिक होते हैं रूढ़िवादी ईसाई, और प्रोटेस्टेंट जो उनका प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सुधरे हुए ईसाई थे, यानी जो थोड़े मॉडर्न थे, थोड़े जो कुरीतियों को या रीतियों को, रीति रिवाजों को कम मानने वाले, जैसे हिंदुओं में आर्य समाजी हैं वैसे। तो ये राज्य लड़ रहे थे, फिर इन राज्यों ने आपस में संधि की, उसको वेस्टफैलिया की संधि कहते हैं। और वेस्टफैलिया की संधि के बाद इन राज्यों ने ये कहा कि अपने आपके एक दूसरे राज्य की जो बॉर्डर होगी देश की, हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इससे नेशन स्टेट पैदा हुए, बिल्कुल सही है। यूरोपीय राज्यों में धार्मिक युद्धों का अंत हुआ, बिल्कुल सही है। इससे संप्रभु राष्ट्रों का जन्म हुआ, बिल्कुल सही है कि हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, प्रत्येक राष्ट्र अपने जगह संप्रभु है। इससे चर्च की सर्वोच्चता को स्वीकारा नहीं, चर्च को तो अधीन किया गया था। और वेस्टफैलिया संधि के बाद व्यवहारिक रूप में वन स्वॉर्ड थ्योरी, एक तलवार का सिद्धांत या एक संप्रभुता आई। उससे पहले टू स्वॉर्ड थ्योरी चलती थी। टू स्वॉर्ड थ्योरी में 2 तलवारों का सिद्धांत। संप्रभुता बंटी हुई है, किस किस में, एक चर्च भी है, वो भी है बराबर, उसके बराबर राजा भी खड़ा है। तो एक तरफ पोप खड़ा है, एक तरफ राजा खड़ा है, और दोनों के पास शक्ति बराबर है। और पोप की उल्टी थोड़ी ज्यादा शक्ति हुआ करती थी। तो उस टाइम टू स्वॉर्ड चलता था, और टू स्वॉर्ड मिडाइवल एज में चलता था। जब मॉडर्न एज आई, वेस्टफैलिया की संधि हुई, तो संप्रभुता एकलवादी हो गई, राजा के पास गई, और धर्म राजा के अधीन हो गया, कंट्रोल में आ गया धर्म भी, जो रिलीजन था। तो व्हाट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया? इट सिमुलेसली एक्सेप्टेड द सुपरमेसी ऑफ द चर्च। नहीं, चर्च को तो अंडर में लिया गया था इसके तहत। तो इसका उत्तर डी है, बाकी इसका सही है सब कुछ। कौन सा विचार संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत का प्रकार नहीं है? लोकप्रिय संप्रभुता एकलवादी हो सकती है, राजनीतिक संप्रभुता भी हो सकती है, कानूनी संप्रभुता भी हो सकती है, लेकिन पोलियार्की ये शब्दावली रॉबर्ट डेहल की है। पोलियार्की वो होती है जहां शक्ति और सत्ता बंटी हुई होती है विभिन्न समूहों के अंदर, ग्रुप्स के अंदर। तो ये बहुलवाद से रिलेटेड है। पोलियार्की जो है ये प्लूरलिज्म से संबंधित है। तो संप्रभुता के 2 सिद्धांत चलते हैं, एक होता है बहुलवादी, एक होता है एकलवादी, मोनिस्टिक थ्योरी, और एक होता है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि संप्रभुता एक जगह नहीं होती बल्कि बंटी हुई होती है बहुत सारे समूहों के अंदर, जबकि मोनिस्टिक थ्योरी कहती है संप्रभुता एक ही जगह होती है। तो पोलियार्की ये कहती है संप्रभुता का बंटवारा होता है। वैधानिक संप्रभुता यानी कानूनी संप्रभुता किसकी है? तो कानूनी संप्रभुता है वो है ऑस्टिन की। कानूनी का तात्पर्य है कि कानून लाने का काम होता है राज्य के पास, स्टेट के पास,
ऑस्टिन की है, स्पोर्ट ऑफ लीगल सॉवरेनिटी। और ये जो लॉज बनाता है, स्टेट बनाता है, उन्हीं कानूनों में शक्ति होती है और कानून वही जो राज्य कह दे, इसलिए ये वैधानिक संप्रभुता का समर्थक है जो ऑस्टिन है। राज्य एक कानूनी व्यवस्था है, बस वही मुद्दा हो गया। स्टेट इज ए लीगल सिस्टम, इसका काम कानून बनाना है। तो राज्य अपनी शक्ति काय के माध्यम से दिखाता है, वो कानूनों के माध्यम से, विधियों के माध्यम से, लॉज के माध्यम से, रेगुलेशन के माध्यम से दिखाता है। ये भी ऑस्टिन का ही है। संप्रभुता का विरोधाभास अवधारणा किसकी है? देखिए, संप्रभुता का विरोधाभास अवधारणा जेम्स बुकानन की है और इसने ये कहा है कि लोक के जब हम संप्रभुता संबंधी विचार पढ़ते हैं तो हमें उसमें विरोधाभास मिलता है। उसमें क्या विरोधाभास मिलता है कि लोग डिसाइड नहीं कर पाया कि जो संपत्ति के मालिक हैं वो शक्तिशाली हैं, राज्य शक्तिशाली है। वो ये कहता है कि राजा वो कंट्रोल करेगा, लेकिन वो संपत्ति पे टैक्स नहीं लगाएगा, वो जनता से पूछ के लगाएगा। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही टैक्स लगाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वही टैक्स लगाएंगे। तो फिर राजा के पास शक्ति हुई कैसे? तो कौन शक्तिशाली है, पूंजीपति या राजा, यानी राज्य? तो राज्य में और बाजार में टक्कर है कि बाजार शक्तिशाली है, राज्य शक्तिशाली है। बस यही है स्वतंत्रता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ सॉवरेनिटी। एक तरफ स्टेट है, एक तरफ मार्केट है, इन दोनों में है। ये जेम्स बुकानन ने यूज किया है और ये लोक की सॉवरेनिटी का आइडियाज है, उसके कंसेप्ट है, उसके संदर्भ में है कही है ये बात लोक के बारे में। तो कई बार पूछ ही ले कि जेम्स बुकानन ने संप्रभुता के विरोधाभास की चर्चा की है, वो किस संदर्भ में है? किस विचारक ने आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर प्रस्तुत किया है? Which thinker presented the difference between idealism and realism in international politics? आईपी में किसने किया है? तो ये किया है E.H. कार ने। E.H. कार की एक पुस्तक है 20 Years Crisis, 1919 से लेकर 1939 तक, 1919 to 1939। तो 20 ईयर क्राइसिस है, उस पुस्तक में E.H. कार ने आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर करते हुए यथार्थवाद को ज्यादा अच्छा बताया। ये रियलिज्म का समर्थक है जो E.H. कार है। कौन सा सिद्धांत यथार्थवाद से संबंधित नहीं है? भय का संतुलन स्टीफन वाल्ट का है, ये है। प्राधान्य स्थिरता सिद्धांत है, ये गिलपिन का है, ये भी यथार्थवादी है। भय का संतुलन का तात्पर्य है कि भय की वजह से संतुलन रहता है, एक शक्ति दूसरे शक्ति से अगर भयभीत है तो संतुलित रहेगी वो। प्राधान्य स्थिरता का तात्पर्य है कि संसार में अगर एक ही महाशक्ति, एक ही देश इतना शक्तिशाली सुपर पावर है तो फिर संसार में शांति रहती है। सुरक्षा द्विजा जॉन हर्ज की है, जॉन हर्ज। भय का संतुलन स्टीफन वाल्ट का है। जॉन हर्ज ये कहता है कि जब एक देश शक्तिशाली होता है, जैसे अपना पड़ोसी शक्तिशाली हो गया चीन, तो भारत में भय पैदा होगा, इससे फिर वो भी हथियारों की दौड़ करेगा, शक्तिशाली होने की कोशिश करेगा। इससे सुरक्षा दुविधा, इससे सिक्योरिटी डायलेमा पैदा होता है। सिक्योरिटी डायलेमा हमेशा हथियारों की दौड़ बढ़ाता है। तो विच थियरी इज नॉट रिलेटेड टू रियलिज्म? बैलेंस ऑफ फियर नहीं है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी नहीं है, सिक्योरिटी डायलेमा नहीं है, तो बढ़ता क्या? म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, पारस्परिक सहयोग है, ये आदर्शवाद में होता है। रियलिज्म में, यथार्थवाद में सहयोग नहीं होता, बल्कि यहां तो शक्ति की दौड़, युद्ध और संघर्ष होते हैं। यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कर्ता कौन है? अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, हु इज द मेन एक्टर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। रियलिज्म कहता है कि मेन एक्टर वो देश ही होते हैं। सुपर जो नेशनल एक्टर्स होते हैं, ये यूएनओ, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, या ट्रांसनेशनल होते हैं एमएनसी वगैरह, ये भी नहीं निभाते, या आतंकवाद, मीडिया, ये भी नहीं होते। लेकिन होते तो है ये, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य, यानी देश जिसको अपन बोलते हैं। तो इसका राष्ट्र राज्य, इसका उत्तर व्यक्ति या अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं, राष्ट्र राज्य। यथार्थवाद के प्रकार उनके समर्थक में कौन सा सुमेलित नहीं है?
जो शास्त्रीय यथार्थवाद है वो मैकियावेली का है, जो शक्ति राजनीति की चर्चा करता है कि राजनीति का संबंध शक्ति से है। नव यथार्थवाद है केनेथ वाल्टज का, इसको संरचनात्मक यथार्थवाद, स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है संरचनात्मक यथार्थवाद। ये कहते हैं जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की, वो किस प्रकार की है, उसमें एक शक्ति है या बहुत सारी शक्तियां हैं, इससे पता चलता है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है वो अराजक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम महत्वपूर्ण है, नव यथार्थवाद ये कहता है बजाय नेशन स्टेट के। आक्रामक यथार्थवाद है जॉन मीयर्सहाइमर का, बिल्कुल सही है। मीयर्सहाइमर का जो एग्रेसिव रियलिज्म है या रेडिकल रियलिज्म है वो ये कहता है कि कई बार शक्ति में जो दौड़ होती है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर एक देश अपनी शक्ति को अधिकतम करना चाहता है। तो देखिए आप क्रिकेट में देखा होगा दो प्रकार के होते हैं, एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव। आक्रामक को अपन एग्रेसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव बोलते हैं, ऑफेंसिव रियलिज्म। तो दो प्रकार का रियलिज्म है, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव। जो डिफेंसिव वाला है वो वाल्टज का है और ऑफेंसिव यानी आक्रामक है वो जॉन मीयर्सहाइमर का है। इनमें अंतर क्या है डिफेंसिव और ऑफेंसिव में? डिफेंसिव ये कहता है कि कोई भी राष्ट्र जो शक्ति प्राप्त करना चाहता है वो अपनी सुरक्षा के लिए प्राप्त करना चाहता है। हथियार क्यों बढ़ाएंगे? ताकि अपनी रक्षा की जा सके। ऑफेंसिव ये कहता है कि हम हथियार इसलिए प्राप्त करता है कोई राष्ट्र ताकि दूसरे को डरा सके। आप क्रिकेट खेलते हैं दो तरीके से खेलते हैं, एक तो बच के खेलते हैं वो हो गया डिफेंसिव, एक आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारते हैं वो हो गया ऑफेंसिव। तो शक्ति बढ़ाइए ताकि दूसरों को डरा सके, दूसरों शक्तिशाली हो सके, तो ये है ऑफेंसिव। नव शास्त्रीय यथार्थवाद नियो क्लासिकल रियलिज्म, ये रॉबर्ट जर्व्स का नहीं है बल्कि ये तो फ्रीद जकारिया का इनका है। फ्रीद जकारिया है, रैंडम स्क्वेलर है, फ्रीद जकारिया, रैंडम स्क्वेलर इनका है ये। तो ये डी है इसका। आप बुकलेट देखोगे उसमें बहुत अच्छी तरीके से यथार्थवाद, आइडियलिज्म, रियलिज्म सब समझाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये बुकलेट्स जो है। और आप इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, रचना किसकी है? ये बहुत ही फेमस रचना है मार्गेनथाउ की। मार्गेनथाउ शिकागो विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ाया करते थे, प्रोफेसर थे अमेरिका के, उनकी है ये पुस्तक। यथार्थवादी है वो अंधेरे के पुत्र हैं। हु सेड द रियलिस्ट आर द सन्स ऑफ डार्कनेस, और ये कहना है रोनाल्ड नेबुर का। रोनाल्ड नेबुर कहते हैं कि जो रियलिस्ट है या रियलिज्म है उससे संघर्ष युद्ध आते हैं, पैदा होते हैं, और संघर्ष और युद्ध है वो अंधेरा लेके आते हैं। तो फिर सन्स ऑफ लाइट कौन है? सन्स ऑफ लाइट है जो आइडियलिस्टिक है, आदर्शवादी, ये शांति लेके आते हैं, प्रेम लेके आते हैं, बंधुत्व, भाईचारा, सहयोग लेके आते हैं, हार्मनी लेके आते हैं, इसलिए ये सन्स ऑफ लाइट है। तो जो रियलिस्ट है वो सन्स ऑफ डार्कनेस है, और जो आइडियलिस्टिक है, आइडियलिस्ट जो है वो सन्स ऑफ लाइट है। और ये रोनाल्ड नेबर के हैं दोनों ही कथन। तो रोनाल्ड नेबर है इसके अंदर कि ये अंधेरे के संतानें हैं, जो प्रकाश की संतानें कौन है? वो है आदर्शवादी। ये दोनों ही रोनाल्ड नेबर का कहना है। मार्गेनथाउ के अंतरराष्ट्रीय राजनीति यथार्थवाद के 6 नियमों में से कौन सा एक नहीं है? पहला है कि राजनीति प्रभाव। हाँ, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दूं, आप जब भी मार्गेनथाउ को पढ़ें इसके 6 नियम जरूर पढ़ के जाएं, आपके जरूर क्वेश्चन आएगा। इन 6 नियमों को अच्छी तरह से याद कर लें और इसको सीरीज से और याद कर ले, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ये हर हालत में, ये लगभग एक पेपर छोड़ के एक पेपर में इसके 6 नियमों पे क्वेश्चन जरूर आता है। मार्गेनथाउ के शक्ति राजनीति के 6 नियम। राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में है। इसका तात्पर्य ये है कि
जिस आदमी जैसा होता है वैसा ही देश होता है। आदमी झगड़ालू होता है, शक्ति प्रेमी होता है, देश भी झगड़ालू और शक्ति प्रेमी होते हैं। राष्ट्रीय हितों की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है। फिर आगे है कि राष्ट्रीय हितों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है, लेकिन हरेक राष्ट्र के नैतिक मूल्य अलग होते हैं, ये अगला है। तो शक्ति संतुलन है, ये ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इसका। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कहां लिखा हुआ है? देखिए 52 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा हुआ है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो कॉलेजियम होगा, निर्वाचक मंडल होगा, वो कौन होगा। और ये आपका जो 50 है, इसमें निर्वाचन कैसे होगा, उसका इलेक्शन कैसे होगा। 55 में निर्वाचन के बारे में लिखा हुआ है। तो आप 53 को जरूर याद रखें। और 54 के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। 54 इसमें लिखा हुआ है कॉलेजियम, चुनाव कौन करेगा। तो संघ की समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और ये लिखा हुआ है 53 में। The entire executive power of the union shall be vested in the president is mentioned in which article? Article 53। और 54 में है वो कॉलेजियम है राष्ट्रपति का। 52 में इसका पद का नाम है। और 55 में इसकी जो इलेक्शन सिस्टम है वो दिया हुआ है कि इसका इलेक्शन कैसे होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? देखिए, आप जब राष्ट्रपति के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर इंपीचमेंट की चर्चा करें तो आप क्या ध्यान रखें? आप दो अनुच्छेदों का ध्यान रखें। एक है अनुच्छेद 56 और एक है अनुच्छेद 61। 56 में इसके पद से हटाने का वर्णन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, कि 5 वर्ष होगा, लेकिन 5 वर्ष से कम भी तो हो सकता है उसका कार्यकाल। कैसे? अगर उसने त्याग पत्र दे दिया, अगर उसकी डेथ हो गई, अगर वो कार्य करने के लायक नहीं है, या उसको महाभियोग से हटा दिया गया। तो महाभियोग शब्द का उल्लेख है कि महाभियोग से राष्ट्रपति हट सकता है, ये 56 में है। लेकिन महाभियोग की प्रोसेस क्या होगी? लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, फिर कैसे उसकी जांच होगी, फिर कैसे वो पारित होगा, 14 दिन पूर्व बताना पड़ेगा। ये पूरी प्रोसेस 61 में दी हुई है। तो 61 में प्रोसेस है राष्ट्रपति के इंपीचमेंट की, हटाने की। एक और आप याद रखें, दो शब्द हैं, एक होता है रिमूवल, एक होता है इंपीचमेंट। रिमूवल होता है हटाना। जजेस को हम कैसे हटाते हैं, उनके लिए रिमूवल शब्द है। और हम राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, इसके लिए इंपीचमेंट है। तो महाभियोग शब्द संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है, जजों के लिए हटाना शब्द है, और दोनों की प्रोसेस भी अलग अलग है। तो इसमें 61 में इंपीचमेंट प्रोसेस है, जब अनुच्छेद 56 है, आर्टिकल 56, इसमें लिखा हुआ है कि ये इंपीचमेंट से हट सकता है। प्रोसेस आगे दी हुई है। राष्ट्रपति पद हेतु पुनर्निर्वाचन की पात्रता के संबंध में असंगत कथन कौन है? What is the inconsistent which the eligibility for re-election of the post of president? क्या इनकंसिस्टेंट है, इसकी चर्चा करेंगे। कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, एकमात्र व्यक्ति है जो कितनी बार बने इलेक्टेड ट्विस, 2 बार बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होता। हमारा संविधान कहता है पुनर्निर्वाचन का पात्र हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हो संविधान में। कितनी, हमारे देश में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, न तो 1 बार है न 2 बार है, कितनी भी बार बन सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति 2 बार ही पद धारण करता है, नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कितनी भी बार धारण कर सकता है। अमेरिका में, इन देशों में कि वो 2 ही बार धारण कर सकता है। राष्ट्रपति पद है तो पुनर्निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 57 में उल्लेखित है, ये सही है। तो इसका उत्तर 1 व 4 है। ये जो 24 है उसका उत्तर है ये डी है। सॉरी, माफी चाहूंगा, असंगत कथन कौन सा है? बिल्कुल 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 मैं गलत हूं। बस ये पढ़ते पढ़ते ऐसे आप भूले नहीं करें, ऐसी भूल आप नहीं करें। अपने को रिलेवेंट नहीं बल्कि असंगत, तो गलत है वो कथन देखने। तो 2 और 3 गलत है, तो इसका उत्तर हो गया है वो बी हो गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं?
देखिए राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तब अलग लोग होते हैं, और जब इसको हटाया जाता है तब अलग होते हैं। राष्ट्रपति को जब बनाया जाता है तो उसके निर्वाचक मंडल है, जो कोलेजियम है, उसमें भारतीय संसद की और राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, इनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं केवल। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और राज्यों की सिर्फ विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स। इसमें लोकसभा के या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते। राज्यों के विधानसभाओं के नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते इलेक्शन में, और राज्य विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स भी भाग नहीं लेते, सारे के सारे। लेकिन जब इसको हटाया जाता है तो फिर राज्य विधानसभा के सदस्य गायब हो जाते हैं। उस टाइम संसद के समस्त सदस्य आ जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य क्यों ना हो। तो संसद के सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये इस इंपीचमेंट प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। राष्ट्रपति की ओथ है, उसका उल्लेख कहां मिलता है? राष्ट्रपति का देखिए तीसरी अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीन ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी ओथ आर्टिकल्स में दी हुई है। बाकी मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, इनकी ओथ है वो तीसरी अनुसूची में है। लेकिन राष्ट्रपति का जो है, मैं माफी, अनुच्छेद मैंने आर्टिकल्स में कहा, तीसरी अनुसूची में तो मंत्रियों की, एमएलए एमपी की, इनकी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए अलग अलग अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद है 60, इसमें है राष्ट्रपति की ओथ का उल्लेख। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद का अंतिम निर्णय कहां होता है? राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, द फाइनल डिसीजन ऑन एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेड बाय, कि ऐसा हो गया तो कौन लेगा, तब सुप्रीम कोर्ट में होता है। ये आर्टिकल 72 है। ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में, 71, माफी चाहूंगा, में तो क्षमादान की शक्तियां हैं। आर्टिकल 71 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति संदर्भ में कोई भी विवाद हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा, अकेला राष्ट्रपति नहीं। 71 कहता है दोनों ही, चाहे वो राष्ट्रपति हो और चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों के संबंध में यही होता है, सुप्रीम कोर्ट करती है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अहर्ताएं, क्वालिफिकेशन में क्या शामिल नहीं है? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन फॉर द बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट, कि अगर आप किसी को प्रेसिडेंट इलेक्ट होना है इंडिया के अंदर तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है? तो उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये उसके लिए सुविधाएं हैं, न कि उसकी योग्यता कि उसको शासकीय निवास मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को किस विधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? इसके लिए पहले सिर्फ जो हमारे राज्य थे उन्हीं के मेंबर्स ही, उनकी विधानसभाओं के, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएस थे, मींस वो ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 17वां, और ये हुआ लगभग 1992 के आसपास। इसमें ये व्यवस्था की गई कि अब दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा के एमएलएज हैं वो भी इस प्रोसेस में भाग लेंगे। इसके बाद किया गया। होब्स का समझौता कैसा था? लेवियाथन इसका पार्ट नहीं था। होब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस प्रकार का था?
लोगों और लेवियाथन के मध्य नहीं, समाज और लेवियाथन के मध्य नहीं, उन लोगों के बीच जो प्राकृतिक अवस्था में रह रहे थे। बिल्कुल सही है, जो स्टेट ऑफ नेचर में रहे थे उन लोगों ने आपस में किया था, इसमें स्टेट पार्ट नहीं था, इसमें सिर्फ एक आदमी का, एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ समझौता होता है, सिटीजन वर्सेस सिटीजन, यही समझौता था। होब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? द वर्ल्ड कॉमनवेल्थ यूज्ड इन होब्स लेवियाथन मीन्स, इसका तात्पर्य है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए एक सामूहिक नाम। वो तीनों को अलग नहीं करता बल्कि तीनों को एक ही नाम दे देता है। कलेक्टिव नेम ऑफ सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये है उसका नाम। होब्स के अनुसार मानव की प्रवृत्ति कैसी है? अकॉर्डिंग टू होब्स ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर कैसी है? वो कहता है कि ह्यूमन नेचर में तीन चीजें होती है, प्रेम, भय और संपत्ति नहीं होता। वो कहता है तीन चीजें होती है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, फियर एंड ग्लोरी। वो प्रतिस्पर्धा करता है लाभ के लिए, भय है उसको जीवन के लिए, और कीर्ति है कि उसकी लालसा है प्रसिद्ध होने की। ये तीन उसमें ऐसी मनोवैज्ञानिक इच्छाएं होती है, साइकोलॉजिकल डिजायर्स होती हैं, जो उसको युद्ध करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो ये तीन मूल डिजायर्स हैं हर एक आदमी की, बेसिक डिजायर है, प्रतिस्पर्धा, भय और कीर्ति। होब्स ने शांति की धाराएं बताई, आर्टिकल्स ऑफ पीस। ये शब्दावली ध्यान रखना, कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ पीस जो शब्दावली है वो किस विचारक की है। आर्टिकल्स ऑफ पीस में वो 19 नियम है, वो 19 आर्टिकल्स हैं, जो स्टेट ऑफ नेचर है, प्राकृतिक अवस्था है, उसमें लोग इनका पालन करते हैं। तो वो है, ये है 19 नियम है इसमें। स्टीफन कर्स्टर ने सोवर्निटी के कौन कौन से प्रकार बताए? विच टाइप्स ऑफ सोवर्निटी हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय स्टीफन कर्स्टर? लीगल सोवर्निटी, यानी राज्य ही कानून बनाएगा। इंटरडिपेंडेंट सोवर्निटी, परस्पर निर्भर, कि एक राज्य दूसरे पर निर्भर भी है, हम आपकी संप्रभुता की रक्षा करें, आप हमारी संप्रभुता की रक्षा करो। डोमेस्टिक सोवर्निटी, घरेलू संप्रभुता का तात्पर्य है कि एक देश अपनी सीमा में सबसे बड़ा होता है, यानी सरकार सबसे बड़ी होती है, बाकी सब चाहे धर्म हो, जातियां हो, सब छोटे होते हैं उससे। वेस्टफेलियन सोवर्निटी, यानी हम एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये चारों ही प्रकार बताए उसने, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत बार पूछते हैं कि स्टीफन कर्स्टर ने कितने प्रकार बताए, चारों के चारों प्रकार बताए। और उसने ये और कहा है कि जो सोवर्निटी है वो एक संगठित ढोंग है, वास्तव में होती नहीं है। स्टीफन कर्स्टर ने कहा संगठित ढोंग हम सबके द्वारा रचा गया ढोंग है, तो इसको संगठित ढोंग यानी नाटक कहा है। तो सोवर्निटी को संगठित ढोंग किसने कहा? स्टीफन कर्स्टर ने कहा है। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत किसमें विश्वास करता है? संप्रभु शक्ति के विभाजन में, संप्रभु शक्ति के केंद्रण में, असीमित संप्रभु शक्ति में। तो असीमित संप्रभु शक्ति होती तो एक ही हो गई। What does the pluralistic theory of sovereignty believe? In the division of sovereign power, in the concentration of sovereignty power, both and be in unlimited sovereign power. ये जो प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवर्निटी है, ये मोनिस्टिक थ्योरी के खिलाफ आई थी। मोनिस्टिक थ्योरी में सोवर्निटी एक ही जगह कंक्रीट हो गई थी, कंसंट्रेट हो गई थी, तब फिर ये आई। इसमें संप्रभुता का डिवाइडेशन होता है, विभाजन होता है, केंद्रण नहीं होता। यानी विभिन्न समूह हैं, राज्य अकेला समूह नहीं जिसके पास सारी शक्ति है, बाजार भी है, धर्म भी है, परिवार भी है। हम केवल राज्य की बात नहीं मानते बल्कि हम इन सब की बात भी मानते हैं। इसलिए जो सोवर्निटी है वो डिवाइडेड है। राजनीतिक संप्रभुता लोकमत में निहित है, वैधानिक संप्रभुता से सर्वोच्च है। यह कथन किसका है? ये बड़ा फेमस कथन है कि जो राजनीतिक पॉलिटिकल सोवर्निटी है, पॉलिटिकल सोवर्निटी लाइज इन पब्लिक ओपिनियन एंड इज सुप्रीम देन लीगल सोवर्निटी। और ये जो स्टेटमेंट है ये डाइसी का है। डाइसी एक विधिवेता थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, जिन्होंने
विधियों पे, लॉज के ऊपर काम किया है, डाइसी ब्रिटेन के। इन्होंने ये कहा कि देखिए संप्रभु होता है वो तो सरकार ही होती है, संसदीय संप्रभु होती है, इसका ये मान लीजिए वैधानिक संप्रभुता। कानून बनाने की शक्ति ब्रिटेन में देखते हैं किसके पास, संसद के पास। संसद जो चाहे कानून बना सकती है, लेकिन संसद के जो सदस्य हैं वो दबते किससे हैं? वो सुप्रीम नहीं है, बल्कि वो उस जनता से जिनका इन्होंने चुनाव किया है, वो होती है राजनीतिक संप्रभु। तो जनता राजनीतिक संप्रभु होती है, और जो हमारे संसद सदस्य संसद में बैठे कानून बनाते हैं वो सबसे बड़े कानून होते हैं, वो वैधानिक संप्रभु है। लेकिन ये संसद सदस्य किसके कंट्रोल में रहते हैं? जनता के कंट्रोल में। तो जो राजनीतिक संप्रभुता है जो जनता के पास है, लोकमत में निहित है, वो वैधानिक संप्रभुता से सर्वोच्च है, और ये कहना है डाइसी का। बहुलवादियों के अनुसार निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही नहीं है? अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्टिक Which one of the following statement is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है? इस मुद्दे की भी अपन चर्चा करेंगे। सत्ता संघात्मक है, बिल्कुल है, संघात्मक बंटी हुई विभाजित है सत्ता। संप्रभुता विभाज्य है, बांटवारा हो सकता है संप्रभुता का, सही है। अंतरराष्ट्रीय विधि संप्रभुता को मर्यादित नहीं करती, मर्यादित करती है। एक देश को कानून मानने पड़ेंगे, कौन से कानून? जो अंतरराष्ट्रीय कानून है। संगठनों का अपना व्यक्तित्व इच्छा होती है, बिल्कुल सही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन पर्सनैलिटी एंड विल, बिल्कुल सही है। इनकी होती है खुद की पर्सनैलिटी और खुद की विल होती है। तो इसका ये है, ये गलत है। निम्नलिखित विचारकों में से किसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पोप, द पोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन किसे कहा जाता है? बड़ा प्रसिद्ध है, आप खुद इसमें देख के बता देंगे। ये प्रश्न तो आपको अधिकांश को आता है कि यथार्थवादियों का पोप है कौन, रियलिस्टिक का पोप? वो है शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैंस जे मार्गेंथौ, यानी सबसे बड़ा विचारक, यानी पर्याय हैं ये दो। आप चाहे यथार्थवाद कह दें या मार्गेंथौवाद कह दें। तो जैसे हम ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं तो मैक्स वेबर को जैसे पढ़ते हैं, और सामान्य इच्छा पढ़ते हैं तो जैसे रूसो की नाम आता है, साम्यवाद पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है। वैसे ही जैसे हम यथार्थवाद की चर्चा करते हैं, विशेष करके अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद का पोप, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पोप ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद का पोप कौन है? तो हैंस जे मार्गेंथौ है। मार्गेंथौ के राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य आधार क्या है? कि जो पॉलिटिकल रियलिज्म है वो किस पे डिपेंड होता है? तो वो डिपेंड होता है पावर, शक्ति। शक्ति महत्वपूर्ण होती है, हर एक देश शक्ति प्राप्त करना चाहता है। जितने भी युद्ध होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो पावर के लिए होता है। व्हाट इज द मेन बेसिक ऑफ मॉर्गेंथौ पॉलिटिकल रियलिज्म? पावर। चाहे व्यक्ति हो चाहे स्टेट हो, सब पावर चाहते हैं। थ्यूसिडाइस ट्रैप की अवधारणा किसने दी? पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो थ्यूसिडाइस ट्रैप है ये ग्राहम एलिसन का है। इसका तात्पर्य ये है कि पहले एक देश शक्तिशाली होता है, फिर दूसरा देश शक्तिशाली की होने की कोशिश करता है। ये ट्रैप है। पहले एक देश शक्तिशाली हुआ, फिर दूसरा देश शक्तिशाली हो गया, उसको उससे पद से पटकना चाहता है, तो एक फंदा है। यानी एक देश शक्तिशाली हो गया तो क्या हमेशा शक्तिशाली रहेगा? नहीं, दूसरा देश उसके बराबर आएगा, उसको नीचे पटक देगा। ये है थ्यूसिडाइस ट्रैप। ट्रैप एक फंदा, यानी ये इस फंदे में संसार उलझा रहता है। हम कहते हैं हम एक चीज ले लेते हैं, फिर दूसरी प्राप्ति की इच्छा करते हैं, फिर वो पूरी हो जाती है, फिर हम और कुछ चाहने लगते हैं। फिर अभी आप ये सोच रहे हो कि हमारा किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, फिर अभी ये सोच रहे हो। फिर आपका जब किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया तो आप सोचते यार इससे अच्छा तो जेएनयू में हो जाता, डीयू में हो जाता, टाटा में हो जाता। फिर टाटा में हो जाए और लोकल सेंटर मिल जाए, यार विदेश वाला सेंटर मिल जाता तो बढ़िया था, विदेश चले जाते। फिर वहां हो गया तो फिर यार नौकरी लग जाती, ठीक थी। तो ये ट्रैप है, ये फंदे, इनमें हम फंसे ही रहते हैं। ऐसे ही शक्ति का फंदा, एक शक्तिशाली हो गया, दूसरा देश उसको पटकने के लिए फिर शक्तिशाली हो रहा है, फिर तीसरा हो रहा है, ऐसे शक्ति का द्वंद्व चलता ही रहता है। ये थ्यूसिडाइस ट्रैप है ग्राहम एलिसन का। किस विचारक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है, न ही कोई स्थायी शत्रु, बल्कि राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण होते हैं? Which thinker has said that international politics there is neither a permanent friend nor a permanent enemy, but national interests are important? और ये कहना है लॉर्ड पामरस्टन का।
कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं होता। हम सोवियत संघ से हमारे कितने अच्छे संबंध थे, फिर ये टुकड़े हो गया, कमजोर हो गया, तो हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया। कोई एक टाइम था जब संबंध खराब हो गए थे जनवादी चीन के और सोवियत संघ के, और चाइना था वो साम्यवादी होने के बावजूद अमेरिका से उसने दोस्ती कर ली थी, पूंजीवादी देश से, कैपिटलिस्ट कंट्री से। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चलता रहता है, संबंध बदलते रहते हैं, कभी हम एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं, मौके की नजाकत है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉर्गनथाउ के सिद्धांत है? राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील होते हैं, इनका निश्चित अर्थ नहीं होता। बिल्कुल सही, 6 नियम है, मैंने कहा था 6 नियम जरूर आते हैं ये। राजनीति में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हित ही राष्ट्रीय शक्ति है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वायत्त है, इसका कोई हाँ बिल्कुल स्वायत्त है, इसके खुद के अर्थ होते हैं, सारे के सारे सही हैं। Which of the following are Morgenthau theories? नेशनल इंटरेस्ट आर चेंजेबल। राष्ट्रीय हितों का निश्चित अर्थ नहीं होता, ये बदलते रहते हैं। कभी राष्ट्रीय सुरक्षा होता है, कभी शक्ति होता है, कभी आर्थिक समृद्धि होता है। There is no place for morality in politics. पॉलिटिक्स में कोई मॉरलिटी नहीं होती। मॉरलिटी होती है कि पावर कैसे प्राप्त करें, बस अगर आपके पास पावर है तो आप वो कैसे प्राप्त की हो जाए, येन कैन प्रकार, वो मॉरलिटी है। तो कोई फिक्स मॉरलिटी नहीं होती है। नेशनल इंटरेस्ट इज नेशनल पावर। कुल मिला के मुख्य राष्ट्रीय होता है शक्ति प्राप्त करना, यही इंटरेस्ट होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑटोनॉमस। बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑटोनॉमस होती है, दूसरे क्षेत्रों से दबती नहीं है। आर्थिक उर्थिक सब एक तरफ रह जाते हैं, लेकिन सैन्य शक्ति महत्वपूर्ण होती है। तो ऑल द अबोव आर करेक्ट। आयुष्मान भारत योजना को किस वर्ष लागू किया गया? देखिए पहले मैं बता दूं, आयुष्मान भारत योजना है क्या? ये दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस है, ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, बीमा योजना, और जिसका संबंध है वो हेल्थ से है, स्वास्थ्य से है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, और इसका प्लान ये था कि इसके तहत 50 करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाया जाए। ये भारत सरकार की योजना है और ये शुरू हुई थी 2018 में, और सितंबर, अगर महीना भी लिखना चाहे तो सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन कब प्रारंभ किया गया? When was जल जीवन मिशन स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ये शुरू किया गया था अगस्त 2019, अगस्त 2019। ये जल जीवन मिशन प्रत्येक घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का अभियान है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा जोरदार प्रोजेक्ट है कि हर एक घर में पानी पहुंचे। यानी हम अभी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाए हैं लोगों की, पानी, बिजली, मकान, कपड़ा और शिक्षा, तो इसलिए हर घर पानी पहुंचाने का प्लान था। और इसका स्लोगन था, नारा था कि नो वन लेफ्ट, कोई छूट नहीं जाए। और ये जो प्लान था ये 2024 तक का था, कि ये हमें अचीवमेंट कब तक प्राप्त करना है, 2024 तक। 5 साल का प्लान था, 5 ईयर प्लान था ये, कि 5 साल में हर घर में हम स्वच्छ जल पहुंचा दें। ये था जल जीवन मिशन। ये कुछ और फैक्ट्स बता दिए, तब मैं आपको करूंगा ना तो पेपर लेके बैठा करो, साथ साथ में फैक्ट्स भी कर लिया करो, जो और लिखूं, कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन किस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है? ये तो आप अधिकांश जानते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ये गलत नहीं होना किसी का भी। थ्रू विच स्कीम मिड डे मील इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। और ये है मिड डे मील, दोपहर का भोजन की योजना। पहले घुघरी मिलती थी, बाद में भांति भांति की चीजें, अब तो दूध भी मिलने लग गया है। ये मिड डे मील प्लान है और ये लगभग संचालित हो रहा है 1995 से ही, और लिख लो। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें बहुत बड़ी सहायता करती है 1995 से। अन्नपूर्णा योजना है, ये तो उनके वृद्धों के लिए है, फ्री अनाज देने की है। नियामकीय नीति, रेगुलेटरी पॉलिसी कौन सी होती है? असत्य कथन कौन सा है?
रेगुलेटरी पॉलिसी में बता दूं, वो जो लोगों को नियंत्रित करती है वो रेगुलेटरी पॉलिसी होती है, जो कंट्रोल करती है लोगों को। आप मिलावट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बिना बेल्ट की गाड़ी चला रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अवैध शराब बेच रहे हैं, अवैध शराब पी रहे हैं, या नकली मुद्रा छाप रहे हैं, तो इनको जो रेगुलेट करने के लिए लोगों के व्यवहार, जो आपराधिक व्यवहार, उसको नियंत्रित करने के लिए जो पॉलिसी बनती है वो रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी होती है। ये नीतियां सरकार के नियंत्रण में होती है, बिल्कुल सरकार कंट्रोल करती है लोगों को। इसमें अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपको दंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अधिकार नहीं होते, इसमें कर्तव्य होते हैं। अधिकार नहीं होते कि मतलब चोरी करना मेरा अधिकार है, या बेल्ट नहीं लगाना मेरा अधिकार है, या मैं बाइक पे जा रहा हूं तो हेलमेट नहीं लगाना मेरा अधिकार है। नहीं, ये कर्तव्य आधारित होते हैं कि आपको यही काम करने हैं, इसके अलावा और काम है नहीं करने हैं। आपके गलत कामों पर प्रतिबंध लगाती है आपके। इन्हें जनता का कम समर्थन होता है। हाँ, जनता का समर्थन कम होता है। जनता क्योंकि उनको नियंत्रण में जब बांधा जाता है तो नियंत्रण स्वीकार नहीं करती। आप हेलमेट, जवान है, हेलमेट लगाना स्वीकार नहीं करते। आप ये फाइनल के स्टूडेंट, आप क्यों लगाएं हेलमेट? या आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो फास्ट गाड़ी चलाना 120-30 पसंद करते हैं, तो आप नहीं मानते इनको, तो जनता इनका समर्थन नहीं करती ऐसी नीतियों का। लेकिन ये कर्तव्य आधारित होती है, अधिकार, राइट्स नहीं होते इसमें, तो वो होती है रेगुलेटरी पॉलिसी। नीति निर्माण एक राजनीतिक कार्य है, जबकि प्रशासन का संबंध नीति के क्रियान्वयन से है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। वुड्रो विल्सन, द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के पिता हैं वुड्रो विल्सन। एक क्वेश्चन तैयार हो गया, वुड्रो विल्सन द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप एमए पॉलिटिकल साइंस करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, तब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी पढ़ेंगे, तब वुड्रो विल्सन आएंगे। वुड्रो विल्सन ने न केवल फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्कि वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और जिसका अंत हुआ था, उस टाइम जो पेरिस की संधियां हुई वो सब इसी के नियंत्रण में, नेतृत्व में हुई थी, सुपरविजन में। वुड्रो विल्सन अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे ये पॉलिटिकल साइंस के, प्रिंसटन विश्वविद्यालय में। तो ये वुड्रो विल्सन का है कि नीति निर्माण राजनीति करती है, और जो प्रशासन यानी नौकरशाही है वो नीतियों को लागू करती है। पॉलिसी मेकिंग इज ए पॉलिटिकल टास्क वेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। इसका मतलब जो पॉलिटिक्स है, यदि राजनेता जो हमारे हैं, मंत्री हैं, संसद है, वो पॉलिसी मेकिंग करती है, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इसका इंप्लीमेंटेशन करती है पॉलिसीज का। और ये कहना है वुड्रो विल्सन का। ज्ञान व तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी हुई व्यापक संदर्भ वाली नीति कौन सी होती है? एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी, ए ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी बेस्ड ऑन नॉलेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज इज कॉल्ड, कि जिसमें टेक्निकल बड़ा इंटेलिजेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, और ऐसी नीतियों को संगठक नीति बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसी, वो पॉलिसी जैसे विदेश नीति है, रक्षा नीति है, या फिर किसी चीज के वितरण, या आपका युद्ध नीति है, ये नीतियां बड़े दिमाग से बनानी पड़ती है। विदेश नीति बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी इसमें इंटेलिजेंसी की आवश्यकता होती है। तो ये संगठक नीतियां कहलाती है कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसीज। सारवान नीति होती है जो समाज में कोई व्यापक परिवर्तन लाने के लिए हो, जैसे बाल विवाह रोकने के लिए, वो वाली। वितरणात्मक नीति होती है जिसमें चीजों को बंटवारा किया जाता है, जमीन बांट देना, गरीबी को कम कर देना, घर बांटना, इंदिरा गांधी योजनाएं हैं, या फिर अभी जल जीवन मिशन देखा, ये सारी वितरणात्मक है। नियामक की होती है व्यवहार नियंत्रण वाली, जो लोगों को कंट्रोल करती है कि तुम अपराध नहीं करोगे, वो होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, मूल संविधान के किस अनुच्छेद में था? इन विच आर्टिकल ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज द वर्ड कैबिनेट मेंशन? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, देखें आप थोड़ा देर सोच के देखो। इसका उत्तर हो सकता है ऑनलाइन थोड़ा गलत चढ़ गया हो, कि मूल संविधान में जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, कब का? 26 जनवरी 1950 वाला। उसमें कैबिनेट कहां लिखा हुआ था? कहीं नहीं लिखा हुआ था। पूरे संविधान में कैबिनेट शब्द ही नहीं था। फिर ये जुड़ा कब? ये बाद में जुड़ा, एक संशोधन किया गया
44 अमेंडमेंट 1978 और इसके माध्यम से अनुच्छेद 352 में पहली बार कैबिनेट शब्द जोड़ा गया कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बगैर राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा नहीं करेंगे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल तब तक नहीं लगेगा जब तक कि कैबिनेट लिखित सिफारिश नहीं करे। इसलिए किया गया था क्योंकि 1975 में जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, इंदिरा गांधी ने कैबिनेट से पूछा ही नहीं और राष्ट्रपति से कह दिया कि आप इमरजेंसी लगा दो और तत्कालिक राष्ट्रपति फखरुद्दीन जी ने लगा दी इमरजेंसी। तब फिर जब नई सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार आई, तब यह निर्णय किया गया कि अब जब तक कैबिनेट लिखित सिफारिश नहीं करेगा तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी। अकेले प्रधानमंत्री ये नहीं लगवा सकते इसको। तो कैबिनेट शब्द आज अपने संविधान में सिर्फ एक ही जगह है और वो है 352 में, और यही इसका परिभाषित और किया हुआ इसको। लेकिन मूल में था ही नहीं, 26 जनवरी को नहीं था, ये तो बाद में जुड़ा 1978 में। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन। प्रधानमंत्री क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री के लिए लिखा हुआ है कि ये संघ के मंत्री परिषद के प्रधान है, ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये बाकी सब नहीं है इसके अंदर, यही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होंगे, हेड होंगे। प्रधानमंत्री को ओथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को ओथ दिलाते हैं राष्ट्रपति दिलाते हैं, और इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 60 नंबर आर्टिकल। भारतीय राजनीति व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसका तात्पर्य सही है। जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां प्राइम मिनिस्टर है वही मेन पावर रखता है, राष्ट्रपति सिर्फ नॉमिनल होता है, नाम मात्र का होता है। तो इसलिए है क्योंकि संसदीय व्यवस्था है। तो ए भी सही है, आर भी सी इसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में यही होता है। यहाँ जो एग्जीक्यूटिव दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक जिसके पास शक्ति पावर होती है सारी, वो प्रधानमंत्री होते हैं। एक नाम मात्र की नॉमिनल जो दिखावटी होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं। संसदीय व्यवस्था होने के कारण भारत में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? संसदीय व्यवस्था होने के कारण ड्यू टू पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया कैन बी कॉल्ड हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लॉफुल एग्जीक्यूटिव, पावरफुल रूलर। इसको कहा जाता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और सरकार का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ये होते हैं राष्ट्राध्यक्ष, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट शासनाध्यक्ष ये होते हैं प्रधानमंत्री। तो हिंदी में राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्राध्यक्ष, और शासन का प्रमुख हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार का प्रमुख, इसको शासनाध्यक्ष बोलते हैं, ये होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये हो गया आंसर इसका। अनुच्छेद 75 कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करता है? अनुच्छेद 75 ये कहता है कि वो प्रधानमंत्री को इलेक्टेड नहीं करते, नॉमिनेट भी नहीं करते, अपॉइंट करते हैं, न सिलेक्ट करते हैं। ये शब्द अलग अलग है। इलेक्ट मैंने विभिन्न लोग जब चुनते हैं, नॉमिनेट मैंने कुछ निश्चित शर्तों के साथ कि ये अगर योग्यताएं पूरी कर रहे हैं तो आप, सिलेक्ट है अपनी इच्छा से जो होता है वो, और अपॉइंटमेंट होता है नियुक्ति, जिसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता, वो होती है नियुक्ति। तो अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रधानमंत्री को। तो राज्यसभा के जो 14 सदस्य होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, उनको नॉमिनेट किया जाता था। मंत्री होते हैं वो भी नियुक्त होते हैं, तो मंत्री अपॉइंट होते हैं, प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूरे भंग कर सकता है। कब भंग कर सकता है राष्ट्रपति? कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म? कब, किसके कहने से कर सकता है?
तो प्रधानमंत्री ये जो भी काम करता है वो मूलतः सही शब्दावली तो है कि वो मंत्री परिषद की सलाह से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन हम यहाँ और है नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसलिए क्या कहेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अकेले की सलाह नहीं होती, वो मंत्री परिषद की सलाह होती है दरअसल। तो लेकिन प्रधानमंत्री है तो भी चलेगा क्योंकि मंत्री परिषद का मुखिया वही होता है, लेकिन सही शब्द से मंत्री परिषद है। मंत्री मंडल भी नहीं है, कैबिनेट नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट नहीं। अगर ये कह दे तो हमारी जो लोकसभा है ये 5 साल से पहले ही डिसॉल्व हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा? और ये लिखा हुआ है जो कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधानमंत्री होगा। ये 74(1) में है। Which article of the Indian Constitution states that there will be a council of ministers to aid and advise the president which the prime minister as its head? और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 74(1) में। आप ये जो आर्टिकल हैं ये दोनों अच्छी तरह से तैयार करके आए, यहां जरूर क्वेश्चन आता है। एक तो आपका आर्टिकल 74 और एक आर्टिकल 75, ये आप हर हालात में तैयार करके जाएंगे। इसके सारे ए बी सी सारे तैयार करके जाएंगे, यहां से जरूर क्वेश्चन आता है 74 और 75 में से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति की सहायता और मंत्री जिसका प्रधानमंत्री होगा? ये तो हो गया 74(1). आमंड के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं होती है? अकॉर्डिंग टू आमंड Which of the following are characteristics of a system? एक सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी व्यापक होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर निर्भर होती है सारी चीजें एक सिस्टम के अंदर। बॉडी एक सिस्टम है, ये बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है, जुड़ा हुआ भी है आपस में। इंटरडिपेंडेंस, सारे अंग एक दूसरे पर निर्भर है, कोई भी स्वायत्त स्वतंत्र और फ्री नहीं है। हाथ अकेला नहीं चलता, कान अकेले नहीं चलते, अलग हो जाएंगे तो। लिमिटेशंस भी होते हैं, यानी एक सिस्टम है उसकी एक लिमिटेशंस होती है। बॉडी है बस यही है, इसके साथ ये पेन थोड़ी जुड़ा हुआ है, अंगुलियां जरूर जुड़ी हुई है, पेन नहीं जुड़ा हुआ, तो कोई लिमिटेशंस भी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, नहीं ये नहीं है इसका उत्तर। ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटरडिपेंडेंसी एंड लिमिटेशंस, ये नहीं है। इसका उत्तर 1 2 3 डी है। व्यापक होती है, परस्पर निर्भर होते हैं सारे अंग, और सीमाएं होती है इसकी कुछ। राजनीति व्यवस्था में जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल है वो कहां से आया है? देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल है ये पहले एंथ्रोपोलॉजी में था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो आया है वो सोशियोलॉजी से आया है। सोशियोलॉजी में पार्सन्स ने इसका यूज किया था और पार्सन्स से फिर यहां आ गया। मनोविज्ञान में मेलोनिस्की वगैरह इसका प्रयोग करते हैं, तो पार्सन्स से आ गया समाज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी पार्सन्स, और फिर पॉलिटिकल साइंस में इसको आमंड पावेल, आमंड कोलबेन ये ले आए, तो सोशियोलॉजी से है पॉलिटिकल साइंस में। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, इसका तात्पर्य है कि अगर किसी सिस्टम को समझना चाहते हैं तो उसकी संरचनाएं और उनके काम, इनका आपस में संबंध स्थापित करवाओ। क्या आधार पर निम्नलिखित कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश इनपुट कार्य में सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही आता है। On the basis of structural functional approach, which of the following is not included in the input function of the political system? कि आमंड के अकॉर्डिंग इनपुट फंक्शन कौन सा नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम का? वो कहता है 4 फंक्शन होते हैं। एक होता है राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, और ये काम हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, धर्म हैं, धर्मस्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये हमारा राजनीतिक परिवार, हमारा ये राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती करते हैं हमारी। फिर है हित समूहीकरण, नहीं हित समूहीकरण, इससे पहले एक काम और होता है, हितों का अभिव्यक्त करना, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इसमें इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन नहीं लिखा, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन 2 नंबर पे है। एक ये है, 2 फिर वो होगा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। मैं लिख ही देता हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर पे है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, अभी बता देता हूं इसका मतलब क्या है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मीन्स
ये काम प्रेशर ग्रुप करते हैं। हितों को अभिव्यक्त करना कि ये हमारे इंटरेस्ट, इनको पूरा किया जाए। जैसे किसानों का कोई प्रेशर ग्रुप है, ऐसे मान लेते हैं भाक्यू, भारतीय किसान यूनियन, ये किसके हित है उनका आर्टिकुलेट करेगी, उनको अभिव्यक्त करेगी, बताएगी, वो किसानों का। अगर शिक्षकों का कोई संगठन है या एनएसयूआई एबीवीपी है, जैसे आप एनएसयूआई को जानते हो, एबीवीपी है, एसएफआई है, आईफा है, इनको आप जानते हो, ये किनके हित बताती है? ये युवाओं के, यूनिवर्सिटी के युवा हैं, कॉलेज के हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके हित बताती है क्या है। तो ये प्रेशर ग्रुप है, ये सारे आप एनएसयूआई, एबीवीपी, भाक्यू, ये सारे, ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करती है। फिर सारे इंटरेस्ट को जोड़ने का काम होता है। तीसरा काम ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा काम ये है एक सामाजिक व्यवस्था के, एक पॉलिटिकल सिस्टम में हित समूहीकरण, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, यानी एग्रीगेट करना, इंटरेस्ट को इकट्ठा करना। और ये काम जो करता है 3 नंबर वाला काम, ये पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल करता है। ये भी बहुत पूछते हैं कौन सा काम कौन करता है। और चौथा इनपुट काम है, वो है राजनीतिक संचारण, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या राजनीतिक संचार। और ये काम मीडिया का होता है, यहां से वहां खबरें पहुंचाना, फीडबैक देना, ये सारा काम मीडिया का। तो राजनीतिक समाजीकरण परिवार, स्कूल ये करते हैं, ये हमें बताते हैं। राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है? जब हम राजनीति के बारे में सीखते हैं, कौन हमारी व्यवस्था कैसी है, अधिकार कौन से हैं, कर्तव्य कौन से हैं, ताजिंदगी हम राजनीति के बारे में सीखते रहते हैं। उदारवाद अच्छा है, पूंजीवाद अच्छा है, साम्यवाद अच्छा है, समाजवाद अच्छा है, कल्याणकारी राज्य अच्छा है, रात्रिप्रेरी राज्य अच्छा है, ये सब सारी चीजें हम सीखते हैं, इसको समाजीकरण बोलते हैं। तो ये काम हमारा परिवार करता है, परिवार के लोग सिखाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, हमारे जो पीर्स ग्रुप होते हैं, मित्र मंडलियां सिखाती है, हमारे जो शिक्षक होते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के, वो सिखाते हैं, धर्म समूह है वो ऐसी चर्चाएं करते हैं, जातियां भी ऐसी चर्चाएं करती है। तो ये सब राजनीति समाजीकरण के साधन है। फिर दूसरा है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ये प्रेशर ग्रुप करते हैं। फिर है राजनीतिक समूहीकरण, इनको इकट्ठा कर लेना सारे इंटरेस्ट को, ये राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। फिर है राजनीतिक संचारण, ये मीडिया करता है। 4 इनपुट के काम है, इन पे जरूर क्वेश्चन आते हैं, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अपने नोट्स में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकलवा लेना। एक राजनीतिक व्यवस्था समाज की उपव्यवस्था अथवा उसका एक पहलू है, यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा आमंड की है। एक पॉलिटिकल सिस्टम होती है, वो एक जो सोशल सिस्टम है उसका एक सब सिस्टम है। यानी हमारी सोसाइटी तो बहुत बड़ी है, इसमें इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, फिलोसॉफिकल सिस्टम चलता है, रिलीजियस सिस्टम चलता है, इसमें मार्केट सिस्टम चलता है, ठीक है, इसमें फैमिली सिस्टम चलता है, उसी सिस्टम में एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है। तो ये इसकी एक सब सिस्टम है। तो सोशल सिस्टम बड़ा होता है, इसके पार्ट्स में एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, और ये कहना है आमंड का। आमंड ने अपने संरचनात्मक कार्य विश्लेषण, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है, उसमें उसे विकासात्मक उपागम की संज्ञा दी है, उसे डेवलपमेंट अप्रोच कहा है, क्योंकि इसकी सहायता से क्या मापा जाता है? इसमें राजनीतिक विकास मापा जा सकता है। अगर आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल करें जो आमंड और पावेल का दिया हुआ है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, बड़ी फेमस बुक है आमंड और पावेल की। और एक पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, विकासशील देशों की राजनीति, वो आमंड और कोलमैन की है। ये दोनों पुस्तकें याद कर लेना। और आमंड और पावेल की जो पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, उस पुस्तक में डेवलपमेंट अप्रोच उसमें है ही, डेवलपमेंट राजनीति विकास है उसके अंदर है। तो यही है इसका उत्तर। राजनीति विज्ञान में फंक्शनलिस्ट उपागम के प्रतिपादक कौन है? तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, इनको स्ट्रक्चरल फंक्शनल कह दो या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कह दो। ये है आपके ग्रेबियल, आमंड और जेम्स कोलमैन, और इनकी फेमस बुक है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज या पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग एरियाज। ये इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आमंड की पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या डेवलपमेंट अप्रोच, अभी हम इसी पुस्तक की चर्चा कर रहे थे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें कौन सा मॉडल दिया हुआ है? फ्लो मॉडल है, ये तो डेविड ईस्टन का है। इनपुट, आउटपुट, फिर फीडबैक, फिर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फीडबैक, ये फ्लो चलता रहता है। इनपुट आउटपुट जो मॉडल है, ये फ्लो मॉडल का ही पार्ट हो गया। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। डेवलपमेंट अप्रोच, आमंड की पुस्तक में
कौन सा डेवलपमेंट अप्रोच है, ये इसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट अप्रोच, देखिए यही है इसका उत्तर। फिर ल्यूशियन पाई राजनीति विकास संबंधी पूर्व प्रचलित विचारों को क्या मानता है? विकास का समष्टि लक्षण, अर्थ संबंधी भ्रम, अंतराल या खाई या विकास फंद। Lucian Pye, the father of political development theory, believes in the previously prevalent ideas regarding political development. ये इसको सिमेट्रिक कंफ्यूजन बोलता है कि राजनीतिक विकास का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है, ये अर्थ संबंधी भ्रम पैदा करता है। कोई कहता है राजनीतिक विकास अर्थव्यवस्था से संबंधित है, कोई कहता है शिक्षा से संबंधित है, कोई कहता है राजनीति से आधुनिकीकरण से रिलेटेड है, कोई कहता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कोई कहता है जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लेकिन नहीं, ये कहता है अर्थ संबंधी एक भ्रम है, इसका कोई एक निश्चित अर्थ है नहीं है। तो अर्थ संबंधी भ्रम है लूशियन पाई की शब्दावली है बड़ी फेमस। ये अंतराल और खाई परिकल्पना है, सीधा याद करो, हंटिंगटन की बड़ी फेमस कंसेप्ट है, अपने उसमें दी हुई है। ये विकास का जो फंदा है लूशियन पाई, इसका है आपके एफ लुरिक्स का। ये सारे अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से। लूशियन पाई ने किस देश के अध्ययन के पश्चात विकास की 5 आधारभूत समस्याओं और संकटों की ओर संकेत किया? 5 का नहीं है, सॉरी 6 है। लूशियन पाई कहता है कि किसी भी देश में जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है उसके पास इसके सामने 6 क्राइसिस आते हैं। अगर वो देश इन क्राइसिस से निपट लेता है तो उसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाता है। अब वो कौन कौन से क्राइसिस आते हैं? वो पहचान का आइडेंटिटी क्राइसिस आता है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइसिस आता है, पार्टिसिपेशन का क्राइसिस आता है, इनहेरेंट मतलब अंतः प्रवेश का क्राइसिस आता है, फिर सहभागिता पार्टिसिपेशन का क्राइसिस आता है। ऐसे करके 6 क्राइसिस बताता है। और ये इसका उदाहरण है वो इंग्लैंड या कह दो या फिर दरअसल ब्रिटेन से रिलेटेड है कि ब्रिटेन इन 6 संकटों का सामना किया पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते वक्त और इनमें सफल हो गया, इसलिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया उसका। निम्नलिखित किसने राजनीति विकास के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों को परिभाषिक प्राथमिकताओं की समस्या कहा है? कि परिभाषित प्राथमिकताओं की समस्या है ये कि कैसे डिसाइड करें कि प्राथमिक किसको दें, आर्थिक विकास को दें या राजनीतिक इसको औद्योगिक विकास को दें। और ये सब कहना है जेपी नेटल का। ये परिभाषित प्राथमिकता की समस्या है कि राजनीतिक विकास को कहें क्या हम, इसी को अर्थ संबंधी भ्रम कहा। लूशियन पाई ने इसे ही परिभाषित प्राथमिकता है कि किस परिभाषा को प्राथमिकता दें। Who among the following has called different approaches towards political development? कि जो अलग अलग अप्रोचेज है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, उसको प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशनल प्रायोरिटीज किसने कहा है? जेपी नेटल ने कहा है। निम्न में से किसने राजनीतिक अवरोध, पॉलिटिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ये पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है दरअसल ये इंग्लिश में, पॉलिटिकल ब्रेकडाउन, राजनीतिक भंग कह लो। और ये आइंस्टाइन की बड़ी फेमस है ये राजनीतिक अवरोध या टूटन, आइंस्टाइन की 67। अब मैं ये बताता हूं कि है क्या ये। दरअसल आइंस्टाइन कहता है कि जो डेवलपमेंट हुआ शुरुआत में वो वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ, वो कुछ लोगों के बीच में हुआ। डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, पहले अमीरों में होता है, फिर पढ़े लिखों में होता है, मध्यम वर्ग में, फिर नीचे वाले तबके के पास आता है। लेकिन पॉलिटिकल ब्रेकडाउन कब होता है? जब सभी वर्गों में एक साथ डेवलपमेंट की चर्चा चल पड़ती है, तो उनकी मांगे इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्टेट संभाल नहीं पाता, इससे ब्रेकडाउन हो जाता है। तो डिमांड्स है, एक एक वर्ग धीरे धीरे उठाएगा तो डिमांड्स हो जाएगी पूरी, स्टेट पूरी कर देगा। लेकिन सारे वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सारे एक साथ मांग उठाएंगे तो उनकी पूर्ति स्टेट नहीं कर पाएगा और वो ब्रेकडाउन है डेवलपमेंट का। ये आइंस्टाइन की थियरी है। तो आइंस्टाइन ने जो ब्रेकडाउन बताया है वो है मास, जब डिमांड्स करता है उससे गड़बड़ होती है। तो डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है, लिमिटेड डेवलपमेंट, एक मास डेवलपमेंट। तो मास डेवलपमेंट से पॉलिटिकल ब्रेकडाउन आता है। लूशियन पाई के राजनीतिक विकास के निम्नलिखित लक्षणों का सही अनुक्रम क्या है? ये आप जरूर याद रखें, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है ये। लूशियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के जो करेक्ट सीक्वेंसेस क्या है? द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ लूशियन पाई: कैपेसिटी, इक्वलिटी और डिफरेंशिएशन। विभेदीकरण होता है, अलग अलग विभाजन। तो इसमें है समानता 1, क्षमता 2 और विभेदीकरण 3। इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत ही बार पूछते हैं ये। 1 2 3 ए है इसका उत्तर। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ये विशेषताएं हैं 3। होब्स की त्रयी से संबंधित नहीं है। होब्स ने 3 पुस्तकें लिखी थी, डी सीवे, डी कॉर्पोरेट, डी हार्मनी, लेकिन इसमें डी स्टेट नहीं है।
ये याद रखना, तीनों पुस्तकें होब्स की है, लेवियाथन भी इसी की है। डब्ल्यू रोस्टोव के आर्थिक विकास के चरण है। रोस्टोव क्या कहता है कि जो विकास होता है वो स्टेज बाय स्टेज होता है, 1 2 3 ऐसे क्रॉस करते हैं। तो उसमें कहता है पहले प्रागत समाज होता है, फिर प्री टेक ऑफ होता है, फिर टेक ऑफ होता है, फिर पोस्ट टेक ऑफ होता है, ऐसे करके फिर जनपुंज उपभोग होता है, फिर लास्ट में क्वालिटी आती है। लेकिन राज्य निर्माण कोई स्टेज नहीं है। रोस्टोव का और आर्गेंस्की का, इनका आप अच्छी तरह से करके जाना, डेवलपमेंट की स्टेजेस, वो इस पर जरूर क्वेश्चन आता है आपके। वितरण या दोहन क्षमता किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में प्रबल होती है? डिस्ट्रीब्यूशन। इन विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी प्रिवेल्स। ये बहुत ही अच्छी तरह से उसका वितरण भी और दोहन दोनों करवा लेती है, और वो होता है साम्यवादी व्यवस्था में। जो ये कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा सही होता है, गरीब और अमीर में सही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन दोहन भी बहुत करती है, तो तानाशाही टाइप हो जाती है कई बार। सबला योजना, सबला स्कीम इज रिलेटेड टू किशोरी लड़कियों के लिए है। ये किशोरी लड़कियों के सशक्तिकरण से रिलेटेड है सबला योजना। न विधवाओं की है, न निशक्तों की है, न वर्जनों की, बल्कि किशोरी लड़कियों के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा की गई थी? जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। ये किस अमेंडमेंट में है? विच अमेंडमेंट? ये अमेंडमेंट है 103, और ये हुआ था 2019 में, और इससे 2 आर्टिकल्स जुड़े थे। जो 2 आर्टिकल्स जुड़े थे वो कौन कौन से थे, इनकी चर्चा करते हैं। ये 12 जनवरी को लागू हुआ था। एक जुड़ा था 15/6 और एक जुड़ा था 16/6। इसमें 10% आरक्षण दिया, इसमें 10% आरक्षण। 15/6 के द्वारा इनको एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है, शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस को, और 16/6 में सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है। कौन सी विशेषता संप्रभुता की नहीं है? अदेयता, अविभाज्यता, पूर्णता, अस्थायित्व? नहीं। विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इज सॉवर्निटी? इनएलिएनेबिलिटी, इंडिविजुअलिटी, एब्सोल्यूटनेस और टेम्परेरिटी। टेम्परेरी नहीं होती, स्थायी होती है संप्रभुता, परमानेंट होती है, टेम्परेरी नहीं होती जो सॉवर्निटी होती है वो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आकस्मिक अध्ययन विषय के तौर पर लोकनीति का डेवलपमेंट कब हुआ? यानी एज पॉलिटिकल पॉलिसी जो थी, पब्लिक पॉलिसी, इसका अध्ययन कब ज्यादा होने लगा, कब जोर दिया जाने लगा? तो इसके ऊपर 1950 का जो दशक था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, उसके बाद इस पे ध्यान दिया गया। तो ये इसका आज का पेपर आपका जो माइनर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप कलाम एकेडमी की जो CUT PG की राजनीति विज्ञान की टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप कलाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, और वहां मिनिमल से रेट के ऊपर 499 रुपए में आपको 9 तो बुकलेट दी जाएगी, जिसकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक PDF लगभग 70-80 पेज की है, यानी एक बुकलेट जो है। ऐसी 9 बुकलेट्स हैं, पूरा सिलेबस उनके अंदर समाहित है 9 भागों में, और उनके आपके 18 पेपर होंगे, तो वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। पूरा सिलेबस अगर आप कलाम एकेडमी की इस टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो 4 बार आपका सिलेबस हो जाएगा 15 मार्च तक। तो आप चाहे कल जुड़े, चाहे आज जुड़े, या जुड़ चुके हैं तो अच्छी तैयारी करें। अब बड़े सकारात्मक और अच्छे दिन है, न बहुत ज्यादा गर्मी है न सर्दी है, चलो थोड़ी बहुत, लेकिन आप जहां भी हैं दब के बैठे रहें रजाई में, लड्डू वड्डू खाते रहें, मूंगफलियां भी खाते रहें, लेकिन पढ़ते भी रहें, क्योंकि 15 मार्च के बाद आपका कभी भी CUT PG राजनीति विज्ञान का पेपर हो सकता है। ऐसी अपन खूब सारी बातें और करते रहेंगे। नेक्स्ट पेपर में फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।